बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मेरा टॉपिक है द फिलॉसफी ऑफ द थॉमस हॉब्स। तो इस वीडियो में हम थॉमस हॉब्स की उस तमाम फिलॉसफी के बारे में पढ़ेंगे जो कि उसने ह्यूमन नेचर के बारे में दी। तो थॉमस हॉब्स की फ़िलासफ़ी को पढ़ने से पहले उसका इन्वायरमेंट जानेंगे कि किस सर्कमस्टांसेस में, किस इन्वायरमेंट में थॉमस हॉब्स ने अपनी फ़िलासफ़ी दी है। तो स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंट और सर्कमस्टांसेस इन विच थॉमस हॉब्स गिव हिज फ़िलासफ़ी। तो थॉमस हॉब्स के इन्वायरमेंट में 16th सेंचुरी आ जाती है कि 16th सेंचुरी में जो यूरोप था उसमें काफ़ी रिलीजियस कन्फ्लिक्ट थे और ये रिलीजियस कन्फ्लिक्ट जो थे क्रिश्चियनिटी के दो ब्रांचेस के दरमियान थे, मतलब कि प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक क्रिश्चियंस के दरमियान ये कन्फ्लिक्ट्स थे। उसके बाद आ जाते हैं जो चार्लिस था, एक रूलर था इंग्लैंड का। उस चार्लिस ने जो प्यूरिटन्स था, एक ग्रुप था प्रोटेस्टेंट का, उसको परसिक्यूटेड किया, मतलब कि उसके ऊपर जुल्म किया। और वो इसीलिए किया क्योंकि जो प्यूरिटन्स थे या ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टेंट था वो पार्लियामेंट के हक में था, मतलब कि वो पॉपुलर सोवरेनिटी चाहते थे, जबकि जो चार्लिस था वो किंगशिप के हक में था। वो ये चाहता था कि जो क्रिश्चियनिटी में डिवाइन राइट्स दिए गए हैं किंग को, वही होने चाहिए, उसी के मुताबिक एक स्टेट गवर्न करनी चाहिए, किंगडम गवर्न करनी चाहिए। लेकिन जो प्यूरिटन्स थे वो ये चाहते थे कि पब्लिक को भी कुछ अहमियत देनी चाहिए, पॉपुलर सोवरेनिटी होनी चाहिए। तो इन दोनों के दरमियान इसी चीज़ पर कन्फ्लिक्ट था। एक चाहता था कि किंगशिप सिस्टम हो जो डिवाइन राइट्स पर लड़ता था, और दूसरा जो प्यूरिटन्स थे वो चाहते थे कि पार्लियामेंट्री सिस्टम हो, पॉपुलर सोवरेनिटी हो। इसके बाद पिटिशन ऑफ राइट जो कि 1628 में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसमें जो पार्लियामेंट था उसकी पावर्स इंक्रीज हुई, जबकि जो किंग था उसकी पावर्स को डिक्रीज किया गया। आजकल जो आप इंग्लैंड में ये सिस्टम देखते हैं, जैसे पार्लियामेंट इंग्लैंड की इतनी स्ट्रांग है और जितने भी ये अथॉरिटीज़ हैं किंग इंस्टीट्यूशन के पास, ये तमाम इवॉल्व होते आए हैं तमाम एग्रीमेंट्स के जरिए, जैसे बिल ऑफ राइट हो गया, पिटिशन ऑफ राइट्स हो गया। पार्लियामेंट और किंग इंस्टीट्यूशंस की जितनी भी पावर्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, ये इवॉल्व होते आई हैं। ये हर ज़माने में बिल्कुल डिफरेंट थी और आखिरकार इस तरह पर इस नतीजे पर पहुंची कि किंग इंस्टीट्यूशन के पास कोई पावर नहीं रही, बल्कि जो पार्लियामेंट है वो काफ़ी स्ट्रांग है और आजकल हम पार्लियामेंट को ही स्ट्रांग देखते हैं, उसी के पास तमाम पावर्स हैं। उसके बाद जब पार्लियामेंट और चार्लिस के दरमियान जो है एग्रीमेंट हो गया, उसके बावजूद जो किंग चार्लिस था उसने काफ़ी मसले क्रिएट किए हुए थे। मसले इस तरह से क्रिएट किए हुए थे कि लोगों पर टैक्स लगाता था पार्लियामेंट के अप्रूवल के बगैर, इसके अलावा लोगों को अरेस्ट करता था बगैर किसी वजह के, इसके अलावा मार्शल लॉ लगा लेता था। तो इस तरह जो थॉमस हॉब्स का इन्वायरमेंट था उसमें ये तमाम सिचुएशंस चल रही थी कि पार्लियामेंट अपने राइट्स चाहता था, चार्लिस जो किंग होते थे वो अपने राइट्स चाहते थे। इस तरह जब पार्लियामेंट मजबूत हुई तो जो किंग इंस्टीट्यूशन था, जो किंग थे, वो इस तरह की पब्लिक को तंग करने के लिए टैक्स लगाते थे और अरेस्ट कर लेते थे बगैर किसी वजह के। इस तरह के मसले मसाइल थे उस वक्त थॉमस हॉब्स के इन्वायरमेंट में। उसके बाद 1638 में जो किंग चार्ल्स था उसने स्कॉटलैंड में एंग्लिकनिज्म को इम्पोज करने की कोशिश की। एंग्लिकनिज्म आप समझ सकते हैं कि एक किस्म का क्रिश्चियनिटी में कैथोलिक बिलीफ है, लेकिन वहाँ के जो स्कॉटलैंड के लोग थे वो प्रोटेस्टेंट थे और उन्होंने एक नेशनल कन्वीनियंट किया था कि वो अपनी प्रेस्बिटेरियन फेथ के साथ कमिटेड रहेंगे। प्रेस्बिटेरियन फेथ जो है ये क्रिश्चियनिटी में प्रोटेस्टेंट बिलीफ के साथ मिलता है। तो इस तरह स्कॉटलैंड और किंग के दरमियान काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स वगैरह आए। उसके बाद जब ये तमाम सूरत हाल हुई तो स्कॉटलैंड के जितने भी लोग थे उन्होंने आर्मी भेजी, किंग चार्लिस के पास आर्मी भेजी इंग्लैंड में लड़ाई करने के लिए। तो ये वो तमाम इन्वायरमेंट था जिसमें थॉमस हॉब्स ने अपनी फ़िलासफ़ी दी है। इसी इन्वायरमेंट में जब प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक आपस में लड़ाई कर रहे थे, जिसमें किंग्स की और पार्लियामेंट की आपस में पावर्स की कन्फ्लिक्ट्स आ रही थी, इसी इन्वायरमेंट में थॉमस हॉब्स ने अपनी फ़िलासफ़ी दी। और अब इन्वायरमेंट हो गया तो आ जाते हैं पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी ऑफ थॉमस हॉब्स, जिसमें सबसे पहले हम थॉमस हॉब्स की पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी अबाउट द ह्यूमन नेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के अंदर दो किस्म के एलिमेंट्स को हाईलाइट किया है, एक वाइटल एलिमेंट और दूसरा वॉलेंट्री एलिमेंट। वाइटल एलिमेंट वो जो इंसान के अंदर एक इंस्टिंक्ट पाई जाती है अपने सर्वाइवल के लिए, जो उसके अंदर इंस्टिंक्ट पाई जाती है, जो उसकी फितरत पाई जाती है, जो उसकी नेचर पाई जाती है। इसके अलावा जो दूसरा एलिमेंट है वॉलेंट्री, वो इस तरह से एलिमेंट है जो कि इफेक्ट होता है इन्वायरमेंट से। और वॉलेंट्री एलिमेंट इस तरह से एलिमेंट है जिसमें ह्यूमंस के पास ये एबिलिटी होती है कि वो कॉन्शियस तरीके से डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, अपने रीजंस को यूज़ कर सकते हैं और रेशनैलिटी को यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह जो वाइटल
एलिमेंट है इसको आप इंस्टिंक्ट के साथ लिंक कर सकते हैं, जबकि जो वॉलेंट्री एलिमेंट है आप ये कह सकते हैं कि इम्पैक्ट होता है ये इन्वायरमेंट से, नर्चरिंग से, और ये कॉन्शियसनेस होती है एक ह्यूमन के अंदर। तो ये 2 पॉइंट्स थे, ये 2 एलिमेंट्स थे जो कि थॉमस हॉब्स ने ह्यूमन नेचर के अंदर हाईलाइट किए हैं। अब सबसे पहले हम वाइटल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। एवरी ह्यूमन हैज़ अ बॉडी एंड डिफरेंट ऑर्गन इन बॉडी। ऑल ऑफ दीज ऑर्गन्स वर्क ऑटोमेटिकली, मींस नो नीड ऑफ एक्सटर्नल स्टिमुलाई। अब इसमें यह कहा जा रहा है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एक इस तरह से सिस्टम है, एक इस तरह से मशीन है जो कि ऑटोमेटिकली चलती है, जिसमें कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की ज़रूरत नहीं होती है। एक्सटर्नल स्टिमुलाई मतलब कि बाहर से किसी असर की या किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली इंसान के अंदर डेवलप होती है, और ये चीज़ इंसान की इंस्टिंक्ट है, इंसान की नेचर है। फिर कहता है कि हॉब्स व्यू द ह्यूमन बॉडी एज अ मशीन वेयर मोशन इज गवर्न्ड बाय द इंटरनल फोर्सेस सच एज पैशंस एंड डिजायर्स। इसके बाद ये कहता है हॉब्स की जो ह्यूमन बॉडी है वो एक मशीन की तरह है, और इस मशीन में काफ़ी मोशंस हैं, इंटरनल फोर्सेस हैं, और ये इंटरनल फोर्सेस जो हैं ये पैशन है और डिज़ायर है, और इन्हीं इंटरनल फोर्सेस की वजह से, इन्हीं डिज़ायर्स की वजह से, इन्हीं पैशंस की वजह से जो है ह्यूमन जो है, इंसान जो है वो एक्ट करता है। ये तमाम इंसान की इंस्टिंक्ट है, नेचर है कि वो किसी चीज़ के लिए कितनी डिज़ायर रखता है, किसी चीज़ के लिए उसके अंदर कितना पैशन है। तो ये तमाम ऐसी एलिमेंट्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि इंसान के अंदर पाए जाते हैं, और ये इंटरनल फोर्सेस से ही गवर्न होते हैं, ना कि बाहर से कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई इनको गवर्न करती है। इंसान के अंदर से ही, उसके अंदर से ही ऐसे डिज़ायर्स निकलते हैं, ऐसे जज्बात निकलते हैं जिसकी वजह से वो एक्ट करता है। उसके बाद जितने भी ये वाइटल एलिमेंट्स मतलब कि जो इंस्टिंक्ट ह्यूमन के अंदर पाई जाती है वो डिज़ायर है, एपिटाइट है और पैशन है। ये 3 किस्म के जो हैं एलिमेंट्स पाई जाती हैं ह्यूमन इंस्टिंक्ट के अंदर। इसके अलावा ये कह रहे हैं कि जो ह्यूमन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है अबाउट सेल्फ प्रिजर्वेशन, ग्लोरी एंड सिक्योर देयर प्रॉपर्टीज़, मतलब कि अपनी जान की हिफाजत जो है उसके लिए काफ़ी तगोदो करता रहता है, मेहनत करता रहता है, और ये उसकी इंस्टिंक्ट में है कि वो अपनी हिफाजत करे। इसके अलावा ग्लोरी और सिक्योर प्रॉपर्टी, और ये भी एक इंसान के इंस्टिंक्ट के अंदर है कि वो शोहरत चाहता है, वो मकाम चाहता है, और ये भी इंसान के इंस्टिंक्ट के अंदर पाया जाता है कि वो अपनी प्रॉपर्टी को किस तरह सिक्योर करे। जो भी उसकी प्रॉपर्टी है, आल्दो वो एक गिलास क्यों ना है, कोई छोटी सी चीज़ ही क्यों ना है, कोई कपड़ा ही क्यों ना है, अपनी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व रखना। ये 3 एलिमेंट्स ह्यूमन की इंस्टिंक्ट के अंदर पाए जाते हैं जो कि वाइटल एलिमेंट कहलाते हैं, जिसको सेल्फ प्रिजर्वेशन कहते हैं, ग्लोरी कहते हैं, और इसके अलावा सिक्योर प्रॉपर्टी है। तो नीचे ये दिया गया है कि द चीफ डिज़ायर ऑफ ह्यूमन इज़ अ सेल्फ प्रिजर्वेशन। जो डिज़ायर है जो इंसान की इंस्टिंक्ट में पाई जाती है वो सेल्फ प्रिजर्वेशन है, अपनी हिफाजत करना है। इसके अलावा द चीफ एपिटाइट ऑफ ह्यूमन इज़ द ग्लोरी, मतलब कि जो इंसान के इंस्टिंक्ट के अंदर जो एपिटाइट पाई जाती है वो ग्लोरी है, मतलब ऑनर चाहता है, रिस्पेक्ट चाहता है। इसके अलावा द चीफ पैशन इन द ह्यूमन इंस्टिंक्ट इज़ टू सिक्योर द प्रॉपर्टी, मतलब कि जो पैशन इंसान की इंस्टिंक्ट के अंदर पाया जाता है वो ये होता है कि अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर करना, अपनी चीज़ों की हिफाजत करना। इन शॉर्ट, इंसान की इंस्टिंक्ट के अंदर, इंसान की नेचर के अंदर ये 3 किस्म के एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि डिज़ायर है, एपिटाइट है और पैशन है। और मैं आपको बता चुकी हूँ कि इंसान की डिज़ायर सेल्फ प्रिजर्वेशन, एपिटाइट ग्लोरी, और जो पैशन है वो टू सिक्योर द प्रॉपर्टी है। इसके बाद ये कहा जाता है कि हॉब्स कहता है कि जो वाइटल एलिमेंट्स हैं ये सिर्फ फिजिकली नहीं होते, मतलब कि फिजिकली इंसान के ऑर्गन जो हैं वो सिर्फ वर्क नहीं करते बल्कि साइकोलॉजिकल भी होते हैं। साइकोलॉजिकल जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ कि डिज़ायर्स, एपिटाइट और पैशन, इस तरह से। और यही साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स, यही साइकोलॉजिकल फैक्टर इंसान को कंपेल करती हैं कि वो परफॉर्म करे, वो एक्ट करे। अगर उसको डिज़ायर है सेल्फ प्रिजर्वेशन की तो वो अपनी हिफाजत के लिए इस तरह से एक्ट करेगा कि अपने लिए आसपास के जो जितने भी थ्रेट हैं उनको ख़त्म करेगा। अगर एक इंसान की एपिटाइट है ग्लोरी तो वो ग्लोरी को हासिल करने के लिए एक्ट करेगा। अगर एक इंसान की पैशन है सिक्योर प्रॉपर्टी तो वो ऐसे एक्ट करेगा, ऐसे परफॉर्म करेगा कि जिससे उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सेफ रहे, सिक्योर रहे। तो इसी तरह इंसान के अंदर सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स भी हैं जो कि इंसान को कंपेल करती हैं, मजबूर करती हैं कि वो कोई काम करे, कोई एक्ट करे।
इसके अलावा जो हॉब्स है वो एक फंडामेंटल इंटरेस्ट बताता है ह्यूमन का कि सबसे पहले जो प्रायोरिटी होती है ह्यूमन की वो सेल्फ प्रिजर्वेशन होती है एंड उसके बाद परस्यू ऑफ पर्सनल इंटरेस्ट होती है, और इन्हीं की बिना पर जो है एक इंसान एक ह्यूमन परफॉर्म करता है, एक्ट करता है। उसके बाद हॉब्स ये कहता है कि इन्हीं एलिमेंट्स की वजह से, वाइटल एलिमेंट्स की वजह से, जो कि डिज़ायर है, एपिटाइट है, पेशन है, इन्हीं की वजह से जो इंसान है वो कंपेल हुआ कि कोई एक्शन करे, कोई इस तरह से एक्टिविटी परफॉर्म करे जिससे वो अपने आप को महफूज रख सके, जिसमें वो ग्लोरी हासिल कर सके, जिसमें वो अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सके। तो इसका हल एक इंसान ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट में निकाला कि आपस में सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया और जितने भी लोग थे उन तमाम ने एक दूसरे को गारंटी दी है, एक दूसरे की प्रॉपर्टी की गारंटी दी है, लाइफ की गारंटी दी है, और उसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट में जो है इंसान अपनी ग्लोरी को भी हासिल कर सकता है, ऑनर को भी जो है वो परसू कर सकता है। तो इसी तरह हॉब्स ये कहता है कि इन्हीं वाइटल एलिमेंट्स की वजह से इंसान ने परफॉर्म किया, एक्ट किया, और इसी एक्शन के बिना पर सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उन्होंने अपनी लाइफ को सिक्योर किया, उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर किया और ग्लोरी हासिल की। अब इसका मतलब ये है कि हॉब्स जो था वो हिस्ट्री बता रहा था कि किस तरह से स्टेट वजूद में आई, तो इसी तरह वो आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री बता रहा है, ह्यूमन हिस्ट्री बता रहा है कि इस तरह लोग जो थे ऑर्गेनाइज हुए थे। अब जो इंसान था उसको दूसरे इंसान से ख़तरा था कि दूसरा इंसान जो है वो मुझे मार देगा या फिर मेरी प्रॉपर्टी को जो है वो कैच कर लेगा, ख़त्म कर देगा, या फिर मेरी जो ग्लोरी ऑनर है उसको ख़त्म कर देगा। तो इन तमाम डर को ख़त्म करने के लिए उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, लोगों से गारंटी ली, एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया कि हम आपकी लाइफ को कुछ नहीं कहेंगे तो आप हमारी लाइफ को कुछ नहीं कहेंगे। इसके अलावा प्रॉपर्टी के एग्रीमेंट हुए कि अगर आप हमारी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कहेंगे तो हम भी आपकी प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कहेंगे। इस तरह से तमाम लोगों ने एक दूसरे को गारंटी दी और सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं वाइटल एलिमेंट्स की वजह से किया जो कि ह्यूमन कंपेल हुआ इन्हीं की वजह से कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करे। तो अब आ जाते हैं वॉलेंट्री एलिमेंट पे। तो वॉलेंट्री एलिमेंट जो है इंसान के अंदर एक इस तरह का फीचर है, एक इस तरह का एलिमेंट है जो कि एक ह्यूमन के बिहेवियर, एटीट्यूड और रिएक्शन को रिफ्लेक्ट करता है ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलस। मतलब कि बाहर से कोई ऐसा रिएक्शन हो जिसकी वजह से ह्यूमन का बिहेवियर बने, उसका एटीट्यूड डेवलप हो, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस और कंफर्ट जोन हो गया। और ये जितने भी रिएक्शन या बिहेवियर ह्यूमन मैन में या ह्यूमन के अंदर डेवलप होते हैं ये तमाम एक्सटर्नल स्टिमुलस से होते हैं। बाहर से कोई इस तरह से फोर्स होती है, इस तरह से एक्सटर्नल स्टिमुलस होता है जो कि ह्यूमन का बिहेवियर बिल्ड करता है। उसके बाद यही वॉलेंट्री एलिमेंट जो है ह्यूमन के अंदर एक वॉलेंट्री एक्शंस डेवलप करता है। वॉलेंट्री एक्शन वो होते हैं जो इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी विल के मुताबिक जो है परफॉर्म करता है अपनी डिज़ायर्स को अचीव करने के लिए, या फिर अपनी नफरत शो करने के लिए, या कोई भी इस तरह का एक्शन परफॉर्म करने के लिए अपने माइंड को यूज़ करता है, अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वॉलेंट्री एक्शन करता है। उसके बाद हॉब्स ये कहता है कि अगर इंसान कोई वॉलेंट्री एक्शन करता है तो वो इसीलिए करता है कि वो किसी चीज़ के हसूल के लिए, मतलब कि अगर उसको कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो उस चीज़ के हसूल के लिए अपने दिमाग को इस्तेमाल करता है, डिसीजन मेकिंग करता है, और इसी तरह अपनी पर्सनल विल के मुताबिक जो है उस चीज़ को हासिल करता है। और अगर किसी चीज़ को वो इंसान अवॉइड करता है तो मतलब कि वो उसको बैड लगती है और वो अपने माइंड को यूज़ करके, अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके ही वो वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करता है और उस बैड चीज़ को अवॉइड करता है। और थर्ड पॉइंट में ये लिखा गया है कि ह्यूमंस के पास ये कैपेसिटी है, ह्यूमन के पास ये एबिलिटी है कि वो सोच सकें, वो थिंकिंग कर सकें, डिसीजन मेकिंग कर सकें, और फिर उसी थिंकिंग की बिना पर जो है एक्शन परफॉर्म कर सकें। जो वो सोचते हैं, जो उनकी विल होती है उसी के मुताबिक वो एक्शन परफॉर्म करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द मोटिवेशन, मतलब कि जितने भी एक्सटर्नल स्टिमुलस होते हैं। तो इसी तरह ये एक वॉलेंट्री एलिमेंट है जो कि इंसान के अंदर पाया जाता है, जो कि इंसान में वॉलेंट्री एक्शन काज करने की वजह बनती है, जिसकी वजह से इंसान रीजनिंग का यूज़ करता है, इंटेलेक्ट का यूज़ करता है और डिसीजन मेकिंग करता है।
अब अगर रोल ऑफ पावर में देखें तो इस रोल ऑफ पावर में रिकॉन्साइल हो रहे हैं दोनों एलिमेंट्स, जिसमें वाइटल एलिमेंट और वॉलेंट्री एलिमेंट। वाइटल एलिमेंट में हमने इंस्टिंक्ट फीचर्स के बारे में पढ़ा जो कि विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस जो है इंसान के अंदर डेवलप होते हैं, जबकि वॉलेंट्री एलिमेंट में हमने एक्सटर्नल स्टिमुलस के बारे में पढ़ा कि बाहर से जो फैक्टर होते हैं वो इंसान का बिहेवियर, एटीट्यूड वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह इसमें यह कहा जा रहा है कि अगर एक इंसान जो है वो अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करने के बाद वो वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म करे, उसके बाद वो अपनी वाइटल नेसेसिटीज़ और वॉलेंट्री नेसेसिटीज़ दोनों को फुलफिल कर सकता है पावर के ज़रिए। पावर जो है इन दोनों एलिमेंट्स को रिकॉन्साइल करती है। उसके बाद जब इंसान के पास पावर आई तो इसी पावर ने जो है इंसान को इंगेज किया, इंसान को कंपेल किया कि वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट करे, क्योंकि इंसान की सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी हमने वाइटल एलिमेंट में पढ़ा कि सेल्फ प्रिजर्वेशन है और उसकी ग्लोरी है, और इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी सिक्योरेंस है। तो इसी तरह इन एलिमेंट्स को सिक्योर करने के लिए इंसान ने वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म किया। वॉलेंट्री एक्शन के ज़रिए इंसान ने सोचा कि किस तरह से वो अपने आप को महफूज कर सकता है, सिक्योर कर सकता है, और इसी तरह इन दोनों एलिमेंट को मद्देनजर रखते हुए पावर के ज़रिए जो है इंसान ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है। मतलब कि जितने भी उसके आसपास के लोग हैं उन तमाम से सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया है कि एक एग्रीमेंट होना चाहिए, इस एक एग्रीमेंट के ज़रिए जो है इंसान को सिक्योरेंस मिलनी चाहिए और इंसान को लाइफ को गारंटी मिलनी चाहिए। इसी वॉलेंट्री एक्शन के ज़रिए जो है इंसान ने फिर अलाइंसेस किए हैं, और इसी अलाइंसेस के ज़रिए आज जो है इंसान के जो रिसोर्सेज हैं वो भी सिक्योर हैं और उसको सेफ्टी भी है। और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इसी अलाइंस की वजह से हॉब्स कहता है कि स्टेट जो है इमर्ज हुई है। तो सिंपली हॉब्स ये कहता है कि जो स्टेट इमर्ज हुई है, इस स्टेट के पीछे जो है वाइटल एलिमेंट का रोल है जो कि ह्यूमन में पाया जाता है, वॉलेंट्री एक्शंस का, वॉलेंट्री एलिमेंट का रोल है जो कि वो भी ह्यूमन के अंदर पाया जाता है, और पावर, मतलब कि पावर जो है इन दोनों एलिमेंट्स को रिकॉन्साइल करती है, जिसकी वजह से हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, और इसी सोशल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तमाम लोगों ने एक दूसरे को गारंटी दी है, और गारंटी होने की वजह से सब ने अपनी जो सोवरेनिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। और सोवरेनिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करने के बाद जो है एक एंटिटी वजूद में आई है, एक स्टेट वजूद में आई है। तो इसमें हॉब्स कहता है कि इंसान अपने इंटेलेक्ट को, अपने रीजंस को यूज़ करके जो है वो पावर हासिल कर सकता है। पावर हासिल करने के बाद फिर वो अपने डिज़ायर्स को मुकम्मल कर सकता है, मतलब कि वो वॉलेंट्री एक्शन के ज़रिए जो है डिसीशन करेगा और पावर को गेन करेगा। पावर को गेन करने के बाद जितने भी उसके वाइटल नेसेसिटीज़ हैं या वाइटल एलिमेंट्स हैं उनको फुलफ़िल करेगा। उसके बाद ये कहा गया है कि अगर तमाम लोग जो हैं वो पावर के पीछे लग जाएंगे, पावर को हासिल करेंगे, तो एक कंपटीशन हो जाएगा। जब कंपटीशन होगा तो कंपटीशन जो है उससे कन्फ्लिक्ट अराइज होगा, और फिर उसी कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करने के लिए इंसान ने दोबारा अपने रीजंस को इस्तेमाल किया, अपनी थिंकिंग को इस्तेमाल किया, और इसी की वजह से इसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट किया ताकि वो खुद को सिक्योर कर सके और कन्फ्लिक्ट्स वगैरह से बच सके और मेरिटोक्रेसी हो सके। जो फिर इसमें कहा गया है कि अगर इंसान अपने इंस्टिंक्चुअल नीड्स को, रैशनल डिज़ायर्स को, मतलब कि वाइटल एलिमेंट या वॉलेंट्री एलिमेंट को इकट्ठा कर देता है थ्रू द एक्सरसाइज ऑफ पावर, और पावर के ज़रिए जो है उनको बैलेंस करता है, तो एक स्टेबल सोसाइटी वजूद में आ सकती है, स्टेबल और ऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी। फिर अगर कंक्लूजन की तरफ देखा जाए तो हॉब्स ने जो है वो इंस्टिंक्ट एलिमेंट और जो इंटेलेक्ट एलिमेंट है जिसको वाइटल एलिमेंट कहते हैं, इन दोनों पर काफ़ी जोर दिया है कि इंसान की नेचर को बिल्ड करते हैं यही एलिमेंट्स, और नेचर के साथ साथ एक सोसाइटी को भी यही दो एलिमेंट्स बिल्ड करते हैं, और एक सोसाइटी के साथ एक स्टेट जो है वो भी इन दो एलिमेंट्स की वजह से ही वजूद में आई है। और वो इसीलिए आई है कि इंसान ने अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके, अपने रीजंस को यूज़ करके पावर हासिल किया, और फिर उस पावर को हासिल करने के बाद अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल किया। और ह्यूमन के डिज़ायर्स यही हैं कि उसकी सेल्फ प्रिजर्वेशन होनी चाहिए, उसकी ग्लोरी होनी चाहिए, और उसकी प्रॉपर्टी सिक्योर होनी चाहिए। तो इसी तरह इन तीन चीज़ों की वजह से जो है इंसान ने अपनी वॉलेंट्री एक्शन परफॉर्म की है और अपने इंटेलेक्ट को यूज़ करके जो है पावर गेन की है। तो सिंपली ये था मेरा आज का टॉपिक, और ये थॉमस हॉब्स की फ़िलासफ़ी थी अबाउट द ह्यूमन नेचर। इसके अलावा जो बाकी स्टेट के बारे में या फिर मोरल रिलेटिविज़म के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अलावा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।